हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आप सभी के कहने पर आज के इस वीडियो में हम फिर से एक बायोलॉजी का न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर लेकर के हाजिर हुए हैं। तो आज हम बड़े ही सिंपल तरीके से बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई हम कितने पानी में हैं। क्योंकि आपको भाई कहते हैं ना कि जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तभी उसको अपने औकात का पता चलता है। पहले तो लगता है कि भाई मैं सबसे ऊंचा हूं, मुझसे ज्यादा ऊंचा कोई नहीं है। तो इससे एक आइडिया जरूर लग जाएगा, बुरा मत मानना हमारी बातों का। इससे भी आपके औकात की पता चल जाएगी कि हाँ एक्चुअल में आपने कितनी तैयारी की है, किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं भैया क्वेश्चन पेपर को। और आपको भाई कमेंट करना है लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं इस पेपर सेट से। तो ये 2025 के लिए आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। पूर्णांक आपका भैया 70 का ही होगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हमने पहले भी बताया है कि जो 30 नंबर आपको मिलेंगे वो प्रैक्टिकल और वाइवा के मिला करके होते हैं। ठीक है, ये सेट नंबर इस तरीके से दिया रहेगा। बाकी यहां पर आपको अपना रोल नंबर फिल करना है और यहाँ पे नाम, जो भी आपका नाम है वो लिख देना है। ठीक है, उसके बाद अब आ जाएंगे हम नीचे। तो भैया ये आपका समय दिया रहेगा। ठीक है, समय दिया रहेगा कि हाँ कितना टाइम है, 3 घंटे 15 मिनट, जो हर एक क्वेश्चन पेपर के लिए सेम ही रहेगा। ये किसी के लिए कम ज्यादा थोड़ी ना रहेगा। 15 मिनट आपको समय भाई पेपर को पे बिताना है, पेपर को पढ़ना है, ढंग से क्वेश्चन को समझना है, तभी जाकर के। ये बात हम बार बार आपसे बोलते हैं कि भैया पहले आप जैसे ही बोर्ड पेपर में बैठेंगे, पेपर जब पाएंगे बच्चों, 15 मिनट पहले पेपर को ढंग से पढ़ लेना है। शुरुआत आपके बहुविकल्पी प्रश्नों से होता है। चलिए देखते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी होगा कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्वेश्चन है आपका का कि बहुभ्रूणता की खोज की गई है। भैया यहाँ पे पूछा है कि बहुभ्रूणता खोजी गई, तो ऑप्शन है ल्यूवेन हाक द्वारा, या फिर माहेश्वरी द्वारा, या फिर विंकलर द्वारा, या फिर कूपर द्वारा। तो हमारे जितने भी प्यारे रसगुल्ले हैं, हमने टिप्पणी वाले क्वेश्चन में भी और चैप्टर 1 के 1 शॉट में भी इसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो हमारे जो भाई स्टूडेंट रेगुलर वाले हैं वो तो आंख मूंद कर इसको बता सकते हैं कि ल्यूवेन हाक द्वारा। ठीक है, पूरा नाम एंटोनी वान ल्यूवेन हाक है। अगर ये भी पूछता कि भैया किसमें की गई, तब भी आप बता सकते थे कि संतरे में, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम बहुभ्रूणता की खोज किसमें ही किया था, संतरे में ही किया था। किसने? एंटोनी वान ल्यूवेन हाक, इनका पूरा नाम है। चलिए बबुआ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संदेशवाहक जो आरएनए होता है, जिसको बोलते हैं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, का निर्माण होता है कहाँ होता है। ठीक है भाई, ये जो संदेशा, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। ठीक, तो संदेशवाहक आरएनए पूछ रहा है, मैसेंजर आरएनए का निर्माण कहाँ होता है। विकल्प आपका है केंद्रक में, राइबोसोम में, गाल्जी काय में, या फिर भैया कह रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो आपको बताना है कि जो एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए, तो भैया अगर आपने 1 शॉट देखा है, जो आपका मतलब आनुवांशिक वाला, आणविक आधार वाला जो चैप्टर है ना, उसमें हमने आरएनए के प्रकार, तीनों प्रकार, ठीक, जो टीआरएनए, एमआरएनए, ठीक है, आरआरएनए होता है, सबके कार्य कहां पर बनता है। तो जो एमआरएनए होता है वो केंद्रक पर होता है। ठीक है, यानी केंद्रक में बनता है भैया। तो ये ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। चलिए बबुआ आगे चलते हैं भैया। आपका तीसरा क्वेश्चन है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जीनी अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है। ठीक है, जीनी अभियांत्रिकी जिसको बोलते हैं जीनी इंजीनियरिंग, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि जीनी अभियांत्रिकी से क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन फर्स्ट है सुनहरा चावल, जिसको अपन गोल्डन राइस कहते हैं, या फिर कह रहा है ग्लूकोज, या फिर बच्चों ऑप्शन 3 है गेहूं, ऑप्शन 4 है
आपका मक्का। तो आपको बताना है जीनी अभियांत्रिकी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होता है। तो भैया याद है ना, गोल्डन राइस, ठीक है, सुनहरा चावल। इसको हमने बहुत अच्छे से समझाया था भैया, इस पे टिप्पणी भी करवाया है बबुआ। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस की बात कर लें तो 1 नंबर में 2024 में ही पूछा गया था कि जो गोल्डन राइस है, सुनहरा चावल है, तो गोल्डन राइस में किस विटामिन की अधिकता होती है। तो बबुआ आंख मूंद कर आप इसको अपने मन में छाप लीजिए कि विटामिन ए, यानी विटामिन ए का ये एक प्रमुख स्रोत होता है। विटामिन ए इसमें भरपूर मात्रा में होता है। साथ ही एक क्वेश्चन और बनता है कि भैया प्रोटीन किस प्रोटीन की होती है। तो यहां पर बीटा कैरोटीन प्रोटीन की अधिकता होती है। किस प्रोटीन की? बीटा कैरोटीन, ठीक है। तो ध्यान देना, तो यहां से आपके भैया 2 क्वेश्चन और तैयार हो जाते हैं। अगर सुनहरा चावल बोल दे, गोल्डन राइस, तो ये चावल की एक नस्ल, एक प्रजाति होती है जिसमें जीनी अभियांत्रिकी द्वारा हेरफेर करके, यानी इसमें क्या होते हैं, मतलब यहाँ पे भरपूर मात्रा में विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत तैयार बना दिया जाता है, ठीक है। और मतलब किस टेक्नोलॉजी के द्वारा? जीनी अभियांत्रिकी के द्वारा। तो यूं कह लें कि विटामिन ए का ये अच्छा स्रोत माना जाता है, ठीक है। किस प्रोटीन की अधिकता? बीटा कैरोटीन की, ठीक। तो ये चीजें भी आप याद रखना। चलिए भैया आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बबुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो भैया लास्ट वाले चैप्टर से है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कह रहा कहां पर स्थित है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। तो भैया ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कहां पर स्थित है? तो भैया अपने यूपी में स्थित है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए भैया जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा ना बच्चों, अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात कर लें, ये सारे 1 लाइनर बोले तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनपान अनावर्त के एक गर्भ निरोधक के रूप में 2 लाभ लिखिए। ठीक भैया, देखिए कह रहा स्तनपान के 2 लाभ लिखना। स्तनपान का मतलब समझ रहे हैं ना कि जो महिलाएं मतलब रेगुलर नियमित रूप से अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, यूं कह लें कि जो शिशु मां का दूध पीता है लगातार, मतलब लंबे समय तक, तो इससे 2 लाभ। सबसे पहला ये होता है कि भैया उनमें जल्दी यानी तुरंत उसके बाद गर्भधारण की संभावना नहीं होती जो स्तनपान रेगुलर कराती हैं, ठीक है। तो ये होता है। और दूसरा इसमें ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। तो ये 2 लाभ हो जाएंगे, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है तो ये तो लाभ हो गया, बहुत सारे लाभ है तो 2 पूछा था। अब हीमोफीलिया को कह रहा ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? देखिए हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? देखिए अक्सर क्या होता है, ये हीमोफीलिया एक एक्स सहलग्न रोग है। कौन सा है? एक्स सहलग्न रोग है। एक्स सहलग्न, जिसमें जो जीन होते हैं वो एक्स गुणसूत्र पर ही बैठ जाते हैं, ठीक है। इससे और बात कर लें तो चाहे हीमोफीलिया की बात करें चाहे वर्णांधता, दोनों एक्स सहलग्न है। अब इसमें होता क्या है, ये एक्स सहलग्न रोग है। इसमें अगर व्यक्ति को चोट लग जाती है तो ये जनरली अगर हम बात करें किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो 5 से 10 मिनट में रक्त का जो थक्का होता है बन जाता है, नहीं ब्लड क्लोटिंग हो जाता है। लेकिन अगर बात करें कोई हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति है तो उनमें जो चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद ये रक्त का प्रवाह होता रहता है, यानी रक्त का जो थक्का है, थक्का नहीं बनता है। अगर बनता भी है तो कभी कभार ऐसे केसेस में बहुत लंबे समय यानी 20 से 24 घंटे लग सकते हैं। तो इतने टाइम में तो आदमी का तो भाई राम नाम सत्य है, यानी स्वाहा हो जाएगा, क्योंकि भाई 5 से 10 मिनट में रक्त का थक्का बनने लगता है, ठीक है। तो वो ब्लड का जो बहाव होगा कम हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति में भाई 20 से कह रहा है 22 घंटे या 24 घंटे का टाइम ले रहा है, इससे मतलब अत्यधिक रक्तस्राव होगा, यानी खून बाहर निकल जाएगा, खून बंद ही नहीं होगा, तो ऐसे रोगी की मृत्यु हो जाती है, ठीक। इसीलिए कहते हैं इसको ब्लीडर रोग। लिखना चाहेंगे कैसे लिखेंगे? तो यही लिखेंगे कि हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति को अगर चोट लगती है तो उनमें जल्दी से रक्त का थक्का नहीं बनता है और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए इस रोग को ब्लीडर रोग
कहते हैं। ठीक, बस हो गया भैया। अगला कह रहा है जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? बच्चों देखिए, जैव प्रौद्योगिकी होता क्या है? जैव प्रौद्योगिकी क्या है? अगर हम बात कर ले तो जैव प्रौद्योगिकी मतलब एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत हम बात कर लें विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के देखिए एंजाइम हो गया, और हम बात कर लें कि जैसे अन्य मतलब शरीर के जैसे घटक होते हैं, ठीक, विभिन्न प्रकार के एंजाइम हो गया, और उसके बाद इनमें अन्य जैसे सूक्ष्म जीवों के द्वारा कोई उत्पाद तैयार किया जाता है, तो ये सारा जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है जैव प्रौद्योगिकी। ठीक, तो जैव प्रौद्योगिकी भाई वन शॉट में देखना, इसकी परिभाषा भी स्टार्टिंग में बताए हैं। जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हमने बताया ना कि जो प्लांट्स हो गया, चाहे ह्यूमन सेल्स हो गया, ठीक है, उनके द्वारा या सूक्ष्म जीवों से प्राप्त हमने बताया ना कोई पदार्थ है या एंजाइम की सहायता से उत्पाद तैयार किया जाता है। अब इस उत्पाद को भैया मानव कल्याण के हित में प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक बनाए जाएंगे, अन्य औषधियां तैयार की जाती हैं। तो ये प्रोसेस जिसमें जिस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत होता है वो कहलाता है जैव प्रौद्योगिकी। क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन क्या है रसगुल्लों? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिक रूपांतरित जीन। आ गया भैया, इसको देख लेना, इसीलिए बोलते हैं ना हमारी वन शॉट कितनी ज्यादा हेल्पफुल है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखिए, हमने याद करो GMO करके लिखाए हैं, आनुवांशिक रूपांतरित जीन, ठीक है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। याद करो कि मतलब आनुवांशिक रूपांतरित जीव या आनुवांशिक रूपांतरित GM फसल भी लिखाए हैं ना, ठीक, याद आया कुछ? तो यहां पर वही पूछ रहा है कि आनुवांशिक रूपांतरित जीव से आप क्या समझते हैं? तो आनुवांशिक रूपांतरित जो जीव होते हैं ऐसे जीव होते हैं जिनके जीन में हेर फेर करके एक अतिरिक्त जीन प्रवेश कराया जाता है। तो ऐसे जीव को क्या बोलते हैं? आनुवांशिक रूपांतरित जीव या जंतु कहते हैं। ठीक है, आनुवांशिक रूपांतरित जंतु में भाई अगर हम बात कर लें, इसके अंतर्गत क्या है? चूहा भी आता है, ठीक है, भेड़ भी आता है, गाय भी आता है, मतलब गाय भी आ जाएगी, उसके बाद बकरी भी, ठीक, बकरी बकरा, तो ये सभी के सभी क्या हैं? आनुवांशिक रूपांतरित जीव हैं। ठीक, इनके साथ एक्सपेरिमेंट हो चुका है। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है सहजीवन से आप क्या समझते हैं? सहजीवन दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है, ऐसा संबंध है, ठीक है, दो जीवों के बीच ये ऐसा संबंध है जैसे एक जीव कोई है और कोई दूसरा जीव है, तो दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव के कारण दूसरे को लाभ हो और भाई दूसरे जीव के कारण पहले को भी लाभ हो, तो ऐसा संबंध क्या कहलाएगा? सहजीवन। ठीक, याद करो हमने बताया सहोपकारिता, सहभोजिता, परोपकारिता सब कुछ लिखाया है। ठीक है, तो दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक दूसरे जीव को एक दूसरे के कारण क्या हो? लाभ हो। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा भैया? सहजीवन कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन। चलिए बबुआ अब आते हैं भैया आपके लघु उत्तरी पार्ट 1 यानी लघु उत्तरी 1 में। अब लघु उत्तरी जो आपका 1 होगा ये सारे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। कितने नंबर? 2-2। एक मिनट भाई पानी पी लें, खांसी आने वाली है। देखिए भैया अब देखिए कह रहा लघु उत्तरी प्रश्न संख्या 1 यानी लघु उत्तरी पार्ट यानी प्रश्न ये फर्स्ट पार्ट है, फिर उसके बाद इसमें सेकंड। भाई तीसरे का का खा गा घा करके इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। आपके सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले। कह रहा है कि विसंक्रमण पर टिप्पणी लिखिए। देखिए विसंक्रमण है क्या? तो विसंक्रमण की बात कर लें तो विसंक्रमण एक ऐसी मतलब तकनीक है, एक ऐसी तकनीक है बच्चों जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवाणु या विषाणु के बाद हमने क्या बताया? विषाणु
या बीजाणु, इन सभी को नष्ट कर दिया जाता है या मार दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो भैया विसंक्रमण एक ऐसी प्रक्रिया है, या कि यूं कह लें विसंक्रमण एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो हानिकारक जीवाणु, विषाणु या फिर बीजाणु होते हैं, इन सबको मारकर नष्ट कर दिया जाता है। तो ये तकनीक ही क्या कहलाएगी बच्चों, विसंक्रमण कहलाएगी। अगला कह रहा है कि मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखना है। बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, याद करो भैया, मेंडल में हमने इसको अच्छे से समझाया है, जितने आपके नियम हैं। अब देखिए कह रहा है कि प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम क्या होता है, जैसे भाई दो विभिन्न प्रकार के विपरीत लक्षण वाले जीव हों, जैसे पौधे ले लेते हैं। एक भैया हमने ले लिया शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा, इसको कैपिटल टी से दर्शाते हैं, और उसके बाद इसका संकरण हम करा देते हैं शुद्ध बौने के साथ। शुद्ध एक तरफ भैया बौना हो गया स्मॉल टी, एक तरफ शुद्ध लंबा, दूसरी तरफ शुद्ध बौना। जब इनका संकरण कराते हैं तो जो F1 पीढ़ी में है, तो यहाँ सभी संतानें क्या संकर लंबे होंगे। कैसे होंगे, संकर लंबे, ये टी और स्मॉल टी। तो यूं कह लें जो प्रभाविता का नियम क्या होता है, कि प्रभाविता का नियम होता है कि जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाए तो F1 पीढ़ी में, ठीक, यानी ये क्या होती है F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी में मतलब जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं वो प्रभावी लक्षण होते हैं, और जो नहीं दिखाई पड़ते हैं वो अप्रभावी होते हैं। या फिर यूं कह लें कि दो विपरीत प्रकार के लक्षणों में संकरण कराने पर जब एक लक्षण दूसरे लक्षण के गुण को पूरी तरह दबा दे तो वो प्रभावी लक्षण कहलाता है। यही नियम प्रभाविता का नियम कहता है। ठीक, इसमें अगर हम बात कर लें, जो कैपिटल टी होगा वो प्रभावी होगा, और जो स्मॉल टी होगा भैया वो अप्रभावी होगा। क्या होगा, वो अप्रभावी होगा। तो ये हो जाता है प्रभाविता का नियम। ठीक है, चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भ्रूण के 3 प्रारंभिक जनन स्तरों का क्या भविष्य होता है स्पष्ट करना है। मतलब जो भ्रूण का परिवर्धन का 3 स्टेप है वो बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सरोगेट माता पर टिप्पणी लिखिए। देखिए सरोगेट माता क्या होता है भाई, वन शॉट में तो इसको हमने नहीं समझाया, लेकिन यहां समझा देंगे। ठीक है, क्योंकि जो चीजें हैं तो भैया हम साफ साफ बता देते हैं। देखिए सरोगेट माता जिसको कहते हैं किराए की कोख, किराए की कोख। अब अच्छा एक मूवी आपने देखी होगी भाई, लगभग सभी ने, गाना ना, ये तो मेहंदी है, मेहंदी तो रंग लाती है, मेहंदी, हाँ हाँ मेहंदी। तबीयत खराब है भाई, गाने की आवाज भी सही से नहीं जा रही होगी आप तक, मालूम है, फिर भी गा दे रहे हैं। तो एक गाना है ना कि मतलब टूट के डाल से हाथों पे बिखर जाती है, ऐसा कोई मतलब गाना है जिसमें सलमान खान होता है ना, उसके बाद इसमें प्रीति जिंटा होती है, उसका कुछ अलग ही मतलब एक प्रकार की मतलब इधर उधर गाना गाती है, डांस करती है, जिसे तवायफ के तौर पर होती है। फिर उसके बाद क्या है, सलमान खान बोलते हैं कि भैया हमको एक बच्चा चाहिए। तो किराए की कोख या सरोगेट माता क्या होता है, मतलब अपने ही बच्चे को किसी और के गर्भ से जन्म देना, एक किसी और पराई महिला के मतलब गर्भ से क्या करना, जन्म देना, किराए की कोख कहलाती है। और ऐसे माता को सरोगेट माता कहते हैं। मतलब भैया बच्चा तो जैसे हमारा है लेकिन वो किसी और की गर्भ। ठीक, तो उसमें सलमान, क्योंकि डॉक्टर साहब बोल देते हैं कि उनकी जो पत्नी होती है सलमान खान की, क्या रानी मुखर्जी होती है, कि बोलते हैं भैया अब इनको अगर ये कभी मां नहीं बन सकती, अगर ये मां बन भी जाती हैं तो इनकी जान को खतरा है, यानी इनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो वहां पर क्या होता है ना भाई, सलमान खान को चाहिए एक संतान, तो वो क्या है प्रीति जिंटा के पास जाते हैं भैया, तो उनके माध्यम से वो संतान की प्राप्ति करते हैं। तो यही चीज होता है कि अपने संतान को किसी और महिला के गर्भ से जन्म देना, वो कहलाता है भैया क्या, सरोगेसी कहते हैं। इस तकनीक मतलब इस प्रक्रिया को सरोगेसी कहते हैं, और उस माता को कहते हैं सरोगेट माता, और उसकी कोख को कहते हैं किराए की कोख। अब तो समझ में आ गया होगा ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अगला है भैया चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता लिखना है। ठीक है, इसमें कहाँ से उत्तर वगैरह लिख दिया है ना,
देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, तो भैया याद करो जीन चिकित्सा, जीन चिकित्सा, चिकित्सा के क्षेत्र में जीन चिकित्सा, हमने इस पर टिप्पणी भी बताया है। ठीक, जीन चिकित्सा क्या है? एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत जीन, किसी भी व्यक्ति के जीन में हेरफेर करके, जैसे क्या होता है इसमें किसी मतलब रोगी के, या फिर यूं कह लें कि कोई भी अस्वस्थ व्यक्ति होता है, यूं कह लें बीमार व्यक्ति होता है, तो उसके जीन में हेरफेर करके एक स्वस्थ जीन प्रवेश कराते हैं, तो वो जीन अपनी क्रियाशीलता को दिखाता है उसके बॉडी में। और ये चीज सर्वप्रथम एक 4 वर्षीय लड़की में हमने बताया किया गया था। ठीक है, किस बीमारी से दूर करने के लिए या किस चीज के लिए? तो याद करो एडीए से बताया था, एडीए एडिनोसिन डाइएमिनेज से। ठीक है, तो यही पूरा हो जाता है जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, या मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाता है भैया लघु उत्तरीय आपका सेकंड। अब देखिए लघु उत्तरीय आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 5 है, 6 है। अब यहां से सब में 4-4 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक में बच्चों भाई प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब जैसे 1 2 3 4 क्वेश्चन यहां तो 12 यहां, तो इसी तरह से 5 में भी 12, इसी तरह 6 में भी 12, तो 12 तिहाई 36, मतलब 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपके 12 क्वेश्चन आएंगे, तो भैया 70 में 36 नंबर तो इन्हीं का कब्जा होगा। तो 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है ना बच्चों, वो सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से है। आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन, अब भैया द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन इसको हम कई बार करवा चुके हैं, 1 शॉट में तो समझाया ही है। अभी जो 20 महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं उसमें भी आपको बताया है, देख लेना। आनुवांशिक कोड पर, या जिसको जेनेटिक कोड कहते हैं, ठीक, आनुवांशिक कोड क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये त्रिक होता है, कॉमा विहीन होता है, ऐसी विशेषता वगैरह बताए हैं ना, तो ये चीज है। ठीक है, तो देख रहे हैं भैया कोई बाहर का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, इसीलिए बोलते हैं कि 1 शॉट आपके लिए रामबाण है। नेक्स्ट है कि लिंग गुणसूत्र क्या होता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण क्या? तो भैया लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? ऐसे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं। अब मनुष्य में बात कर ले भैया, टोटल कितना है? तो टोटल 46, ठीक, यूं कह लें कि 23 जोड़ी होता है, जिसमें से आपके जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो दैहिक होते हैं या कायिक गुणसूत्र, और उसके बाद जो 2 गुणसूत्र होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स या लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो लिंग गुणसूत्र में बात कर लें भैया, पुरुषों में क्या होता है? XY होता है, और महिलाओं में XX होता है। जब दैहिक गुणसूत्र में एक पुरुष का X गुणसूत्र और एक महिला का X गुणसूत्र मिल जाएगा, तब जाकर के ये लड़की का जन्म हो जाता है। और जब पुरुष का भैया Y वाला गुणसूत्र और लड़की का ये X गुणसूत्र होगा, तो 44 + XY बनेगा। इस तरह से लड़के का जन्म हो जाता है, ठीक है, लड़का का जन्म हो जाता है। तो इस तरह से ही लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, तो आप यहां पर वही चीज लिखेंगे। तो लिंग गुणसूत्र ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। फिर वही कह रहा है कि लिंग निर्धारण में इनकी क्या भूमिका होती है, तो आप लिखेंगे कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र या 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र या 44 गुणसूत्र दैहिक होते हैं, और ये वाले जो गुणसूत्र होते हैं स्त्री और पुरुष दोनों में समान होते हैं। और जो एक जोड़ी गुणसूत्र या दो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र, और यही लिंग का निर्धारण करते हैं। ये स्त्री व पुरुष में अलग अलग होते हैं। भाई पुरुष में ये X और Y होते हैं और स्त्री में XX। जब यहाँ पे भाई 44 + XX गुणसूत्र हो जाएगा तो लड़की का जन्म, और ये हो जाएगा तो लड़के का जन्म होता है। बस ऐसे लिख देना है बबुआ। आगे कह रहा है कि भैया मांसाहारी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो भैया मांसाहारी पर संक्षिप्त टिप्पणी, अब इसको भला कौन नहीं लिख सकता है? जो पढ़ा ना होगा वो भी बना बना के लिख सकता है ना बच्चों, कि मांसाहारी क्या होते हैं। मांसाहारी क्या होते हैं भैया? कि ऐसे जीव, मांसाहारी क्या है? ऐसे जीव जो, ठीक, जो क्या करते हैं भैया, मतलब क्या है, मांस का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे भैया? उन्हें मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? मांसाहारी।
हारी कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह। बाकी आपको डिटेल्स में थोड़ा ज्यादा लिखना है, क्योंकि 3 नंबर वाला क्वेश्चन है तो एक लाइन में थोड़ी ना लिखना है, आप पूरा लिखिए कि भाई इसके अंतर्गत मतलब ये किस तरह से एक दूसरे जीव को मारते हैं, कैसे अपना भोजन बनाते हैं, उसके बाद उदाहरण कौन कौन से इनके हैं, तो बस पूरा का पूरा ये किस श्रेणी, जैसे भाई उत्पादक में पेड़ पौधे आते हैं, उपभोक्ता में ही आता है मांसाहारी, तो उपभोक्ता में प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, तृतीयक, तृतीयक वाले में उच्च कोटि के मांसाहारी होते हैं, तो पूरा डिटेल्स में लिखना है। ठीक है, ये आपके किस चैप्टर से है, तो ये 12वें से है। तो भी भाई 12 और 13 तो हमने करवाया ही नहीं, ठीक है, बीमार भी हो गए, तो 12 13 वहां मतलब 12वें 13वें चैप्टर से है बच्चों। चलिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 से बात कर लें भैया। यहां के भी 4 क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन 3-3 नंबर वाले ही। जिसे कह रहा टीकाकरण क्या है, तो देखिए भैया टीकाकरण होता क्या है, तो कोई भी, जैसे हमने बताया, कोई मतलब किसी निष्क्रिय या यूं कह लें सुस्त या मृत सूक्ष्म जीव से तैयार, सूक्ष्म जीव से तैयार पदार्थ को क्या कहते हैं भैया, टीका कहते हैं, टीका कहते हैं। ठीक है, मतलब जो अंग्रेजी में कभी कभार अंग्रेजी वर्ड में हिंदी में ही लिख देता है वैक्सीन क्या है, या वैक्सीनेशन, भाई उसको टीकाकरण को वैक्सीनेशन कहेंगे, टीका अकेले को वैक्सीन कहते हैं। तो जो भी वैक्सीन होती है कैसे तैयार करते हैं, निष्क्रिय, सुस्त या फिर यूं कह लें मृत सूक्ष्म जीवों से तैयार किए गए पदार्थ को ही या तैयार किए गए उत्पाद को ही टीका कहते हैं। और जब इनको इंजेक्शन में भर करके किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाता है, तब इस घटना को कहते हैं टीकाकरण। ठीक, क्या कहते हैं भैया, टीकाकरण कहते हैं। चलिए, अब उसके बाद आपका खा है, कह रहा डीएनए तथा आरएनए में प्रमुख अंतर लिखना है। देखिए भैया इसको न जाने कितनी बार बताए होंगे, बताने की जरूरत यहां पर है नहीं, ठीक है, फिर भी थोड़ा शॉर्ट में समझ ही लेते हैं कि जगह है तो देख रहे हैं। डीएनए में क्या होता है भैया, ये इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है, द्विकुंडलित। इसकी भैया क्या है, इसकी संरचना एकल सूत्री होती है। कैसी, एकल सूत्री होती है, एकल कुंडलित। बाकी ये बात कर ले भैया, तो इसमें क्या होता है, थायमीन क्षार होता है डीएनए में। आरएनए में बच्चों बात कर लें तो भैया इसमें यूरेसिल क्षार होता है। आपका डीएनए लाखों न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, आरएनए हजारों न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। डीएनए जो होता है डीऑक्सी राइबोस शर्करा इसमें पाई जाती है, आरएनए में बच्चों राइबोस शर्करा पाई जाती है। क्या है, राइबोस शर्करा। बाकी डीएनए भैया ये प्रमुख रूप से केंद्रक में पाया जाता है, और ये क्या है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए एक प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ होता है। ये कुछ मतलब जैसे कुछ विषाणुओं में ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, नहीं तो ये आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। तो इस तरह से हमने तो 5 से 6 अंतर बता दिए। ठीक है, तो चीजें सुन करके आपको और भी तैयार हो जाएंगी और भी याद। अब देखिए कह रहा प्रतिबंधन एंजाइम से आप क्या समझते हैं, ये किस प्रकार कार्य करते हैं। तो भैया प्रतिबंधन एंजाइम क्या है बच्चों, तो प्रतिबंधन एंजाइम हमने बताया है भैया, तो प्रतिबंधन एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए को, सब वन शॉट में समझाया है, डीएनए को विशेष स्थान से क्या करते हैं भैया, विशेष स्थान से काटने का कार्य करते हैं, काटने का कार्य करते हैं। जिसमें अगर हम बात कर लें जो प्रतिबंधन एंजाइम होता है, नाम क्या है, तो इसका बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। इसी को आणविक, कभी कभार पूछता है कि आणविक कैंची किसे कहते हैं, तो इसी को आणविक कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये डीएनए को विशेष स्थान से काटने का कार्य करता है, इसी कारण इसको आणविक कैंची कहते हैं। ठीक,
काम क्या है, तो वही चीज किस प्रकार कार्य करता है, डीएनए को काटने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए अब अगला है कि तप्त स्थल, जिसको हॉट स्पॉट बोलते हैं। ये सबसे लास्ट वाले चैप्टर से है, 13वें चैप्टर से। हॉट स्पॉट तप्त स्थल एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर जो बात कर लें जैव विविधता होती है वो सबसे अलग होती है। यहाँ पर दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है और यहाँ पर उपस्थित जितने जीव जंतु होते हैं, जो प्रजातियां होती हैं, वो किसी अन्य क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं। तो ऐसे क्षेत्र को हॉट स्पॉट या तप्त स्थल कहते हैं। चलिए भैया आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं भैया। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन एकदम आसान वाले हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है भैया कि हमने आसान आसान रखा है, नहीं बच्चों। ठीक है, ये पूरा का पूरा जैसे पेपर सेट आपका तैयार होता है बस वही पूरा छाप दिया गया है। ठीक है, यहां पर देखिए अब जो 6 में का है क्वेश्चन कह रहा है कि बायोपायरेसी क्या है, याद करो। ठीक, जैव प्रौद्योगिकी में बताया गया है, पेटेंट वगैरह बताया ना। बायोपायरेसी होता क्या है कि जब कोई, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई एक देश, कोई संस्था या कोई कंपनी कह लें, किसी दूसरे देश कोई संस्था या कंपनी से बिना अनुमति के वहां के जैविक संसाधनों का उपयोग करता है, तो ये प्रक्रिया मतलब क्या कहलाती है, बायोपायरेसी। ठीक है, एक प्रकार का डिजिटल स्कैम होता है, बायोपायरेसी होता है। क्यों? क्योंकि वो फार्मूले को, जैसे हमने बताया था ना कि भाई आप जैसे भाई कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो, कोई चीज आप उजागर करने वाला, कोई और उसको चुरा कर बता दे इंटरनेशनल लेवल पर कि हमने इसको बनाया है। जैसे हमने बताया ना अपने यहाँ की बासमती प्रजाति न जाने कितने वर्षों पहले से हमारे दादा बाबा जो आजा पुरखा थे उनके द्वारा भाई ये बासमती प्रजाति तैयार की जाती थी। लेकिन जो राइस टेक है, ठीक, लगभग मतलब ये कोई कंपनी है, तो उन्होंने क्या बताया कि भाई बासमती हमने बनाया है। इसी तरह जैसे अपने यहाँ भाई क्या है, नीम वगैरह बहुत सारी, मतलब नीम आपको दिख गए होंगे। लेकिन अगर जैसे नीम से आप जो भी प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, फेस वॉश हो गया, चाहे साबुन हो गया, हैंड वॉश हो गया, कुछ भी है, क्रीम वगैरह बन रही हैं, उससे औषधियाँ बन रही हैं, तो ये सारा का सारा टैक्स भाई भले आपके यहाँ होता है, लेकिन आपको ऐसा थोड़ी ना आपके देश को मिलेगा, नहीं, जिस देश में ये सब कुछ बनाया जा रहा है उस देश की कंपनी को सारा टैक्स जाएगा, क्योंकि उसने पेटेंट करा रखा है। तो यही चीज होता है बायोपायरेसी। ठीक, कि जब कोई देश दूसरे देश की बिना अनुमति के या बिना सहमति के जैविक संसाधनों का उपयोग करता है, वो बायोपायरेसी। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सचित्र वर्णन करना। अब देखिए भैया ये 12वें चैप्टर से है, ऊर्जा प्रवाह। ठीक है, तो हम ला देंगे जल्द ही, 1-2 दिन में अगर आप लोग कमेंट कर देते हैं, ठीक, तो ला देंगे। अगर वैसे भी लाना पड़ेगा, 2 चैप्टर है तो 2 तो निपटाना ही पड़ेगा 1-2 दिन में। ठीक, तो ऊर्जा प्रवाह देखिए, जैसे ऊर्जा का प्रवाह का मतलब क्या होता है, देखिए इसको चित्र के माध्यम से दर्शाना है। आपने प्राइमरी में भी पढ़ा है कि जिस तरह से मतलब एक जीव दूसरे जीव को खाता है, तो एक भाई चित्र, जैसे हमने बताया ना कि कोई घास फूस है, घास को जैसे क्या है भैया, टिड्डा खाएगा। अब टिड्डा को भैया क्या खाएगा, टिड्डा को जैसे मेढक खा लेता है। अब भैया मेढक को सर्प खाएगा, सर्प को भैया जैसे गिद्ध वगैरह, सर्प को गिद्ध वगैरह, गिद्ध को इससे भी बड़ा शेर वगैरह। तो इससे अगर देखें तो ऊर्जा इससे इसके अंदर जा रही, इससे मेढक के अंदर, मेढक के अंदर से सर्प के अंदर ऊर्जा। तो यहां पर भाई ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, और ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशिक होता है, यानी ये एक ही डायरेक्शन में ऐसे चलता है। ठीक, तो इसी को एक चित्र के माध्यम से आपको क्या है समझा देना था। ठीक है, तो ये होता है ऊर्जा प्रवाह। अब देखिए भैया कह रहा है एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक जिसको प्रतिजैविक बोलते हैं। तो एंटीबायोटिक क्या है, तो एंटीबायोटिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा तैयार किए गए पदार्थ होते हैं। भाई खांसी भी आने लगी क्योंकि तबीयत अभी ठीक है नहीं, दवा खा करके तो भैया क्लास ले रहे हैं। देखिए एंटीबायोटिक क्या होता है भैया, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा तैयार होते हैं। ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा तैयार किए गए क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं, जो भैया किसी अन्य हानिकारक जो सूक्ष्म जीव हैं उनको क्या करते हैं, नष्ट करने का काम करते हैं। ठीक, तो ये जो एंटीबायोटिक हैं जिसको प्रतिजैविक बोलते हैं, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार किए गए उत्पाद होते हैं जो अन्य हानिकारक जीवों से लड़ करके उनको नष्ट कर देते हैं।
ठीक है। उत्पादक में जैसे मतलब इनका एग्जाम्पल की बात कर ले भाई, प्रतिजैविक, क्योंकि कभी कभार ऐसे पूछ लेता है कि प्रतिजैविक औषधि के दो प्रतिजैविक औषधियों के नाम लिखिए। तो इसी में भैया आपका पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, रेमाइसिन हो गया, नियोमाइसिन हो गया। तो बहुत सारे इस तरह से भैया एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो ये प्रतिजैविक। अगला क्वेश्चन, परभक्षी क्या है? परभक्षी किसे कहते हैं? देखिए परभक्षी क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से भाई। परभक्षी हमने करवाया है, इसके मतलब 10वें चैप्टर में ही करवाया है, याद हो तो। स्पर्धा, परभक्षी, परभक्षण, याद आया कुछ? ठीक है, तो उसी में बताया गया है, ठीक। तो परभक्षी क्या होता है कि जब कोई एक जीव किसी दूसरे जीव को मारकर खाता है तो वो जीव कहलाता है परभक्षी। और जो एक जीव किसी दूसरे जीव को मारता है तो भैया जिस जीव को मारता है उसको कहते हैं भक्ष्य। क्या कहते हैं? भक्ष्य कहते हैं। जैसे भाई परभक्षी में अब एक जीव दूसरे जीव को मार रहा है तो भाई कौन? जैसे मनुष्य, भाई मनुष्य भी मार रहा है, कुत्ता हो गया, ठीक है, तो कुत्ता भी मारता है। मेढक हो गया, मेढक भी मार, तो ये सब परभक्षी में आएंगे क्योंकि ये दूसरे जीव को मारकर अपना निवाला बना रहे हैं। तो इस तरह से भैया आपके क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में मतलब 4 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो आपके 12 या 36 नंबर के हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं बच्चों आगे। क्वेश्चन नंबर अब 7, यहां से बच्चों आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न शुरू होगा भैया। अब जो दीर्घोत्तरी प्रश्न होगा ना, ये सारे क्वेश्चन आपके यहां से 5 नंबर वाले शुरू। तो भाई जैसे 7, 8 और 9 में होगा तो अथवा अथवा करके होगा, इसलिए फायदा है आपका। जिसे एक आवृत बीजी पौधे के जीवन चक्र का चित्रात्मक निरूपण करना है और इसकी प्रमुख विशेषताएं आवृत बीजी पौधों में। अथवा में लिखना भूल गए हैं, अथवा में कह रहा युग्मक जनन किसे कहते हैं? तो भाई अब जो युग्मक जनन किसे होता है, तो जनन कोशिकाओं से युग्मक के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। और युग्मक जनन में 2 प्रकार बताया है आपके सेकंड वाले चैप्टर में। एक होता है भैया शुक्र जनन और दूसरा होता है बच्चों अंड जनन, ठीक है। तो यहां पे देखिए आगे दिया भी है, शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर बताना है, ठीक है। तो 1 शॉट वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए आपका 8वें में कह रहा है कि कोशिका में पाए जाने वाले 3 प्रकार के आरएनए का नाम लिखना है। तो भैया हमने आरएनए में बताया है, आरएनए 3 प्रकार का होता है, ये चीज हमने बताया है, ठीक है। एम मतलब देखिए आरएनए, राइबोसोमल आरएनए जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद होता है भैया टीआरएनए जिसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए यानी स्थानांतरण आरएनए। और तीसरा होता है एमआरएनए जिसको मैसेंजर आरएनए या संदेश वाहक आरएनए। तो इन आरएनए के नाम और इनके हमने कार्य भी लिखाए हैं, आगे है भी, प्रत्येक के कह रहा है कार्य भी आपको लिखना है। तो ये भैया जो आपका आनुवांशिक वाला जो चैप्टर है, मतलब आणविक आधार वाला, उसमें डीएनए की, जिसमें डीएनए की 2 कुंडलित संरचना वगैरह है ना, तो आरएनए के प्रकार तो भाई लग रहा है तबीयत भी खराब हो रही है, बट पेपर भी खत्म ही होने वाला है, निपटा ही देंगे। अथवा में बच्चों देखिए दे दिया है आनुवांशिक कोड क्या है, इसकी विशेषताएं। ये क्वेश्चन आपको पहले भी मिला था, बट 1 नंबर में ही मिला था, 1 या 2 नंबर वाले में। यहां आनुवांशिक कोड क्या है, इसकी पूरी विशेषता को समझा देना है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात कर लें देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है अल्कोहल व ड्रग के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभाव का वर्णन करना है और इससे बचने के उपाय। ये बच्चों तो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया जो आपका चैप्टर है जनन, मतलब जनन नहीं, ऐसा है ना कि तो बच्चों एक जो आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड चैप्टर जिसमें भाई बात कर लें ड्रग्स है, व्यसन है, अफीम, हेरोइन वगैरह बताया है, उसमें से तो उस चैप्टर का है, बड़ा ही प्यारा सा है। अब तो भाई हमारी भी बैटरी डाउन हो रही, पसीना भी होना शुरू हो गया क्योंकि दवा खाए हैं, खांसी फिर भी बढ़ रही है। देखिए बच्चों अथवा में क्या दिया है कि जैव विविधता क्या है,
और जैव विविधता का संरक्षण की क्या क्या नीतियां अपनाई जाती हैं। तो बच्चों जैव विविधता जीवों में पाई जाने वाली विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। लास्ट वाले चैप्टर से है और उस चैप्टर का भैया ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक सेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई जैव विविधता में किसी में संरक्षण पूछेगा, किसी में जैव विविधता की क्षति के कारण पूछता है। संरक्षण दो प्रकार का होता है इसका, एक स्वास्थानीय संरक्षण, एक होता है बहिस्थानीय या उत्स्थानीय बोलते हैं। तो इसको भाई पूरा डिटेल्स में समझा देना है। स्वास्थानीय जब हम वन शॉट लाएंगे तो बता देंगे। स्वास्थानीय संरक्षण वो होता है जब किसी भी जीव को उसके निवास स्थान पर ही सुरक्षित रखा जाता है तो स्वास्थानीय, और जब किसी जीव को उसके निवास स्थान से हटाकर किसी दूसरे क्षेत्र में दूसरे स्थान पर उसको संरक्षित करते हैं तो उत्स्थानीय या बहिस्थानीय संरक्षण। ठीक है, तो ये इस तरह से भैया आपका ये बायोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर है ना बच्चों टोटल कंप्लीट होता है। इससे एक आइडिया लग गया होगा कि आपकी तैयारी कितनी। अब आपको कमेंट करना है भैया कि आपके कितने क्वेश्चन। उम्मीद है आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो रसगुल्लों तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।